एमएलसी का सीट खाली हुआ है जिसके बाद वो सांसद बन गए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। अभिषेक झा वहाँ पर कैंडिडेट हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी के लिए। वो वहाँ पर बैठे हुए थे और क्यों कैसे उन्होंने इस बयान को बर्दाश्त कर लिया ये सोचने वाली बात है। क्यों इस तरीके के बयानबाजी देवेश चंद्र ठाकुर कर रहे हैं ये भी सोचने वाली बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंत्रियों ने जो मेहनत किया है वो सभी मेहनत बेकार हो गया। बताइए क्या क्या नहीं बोला उन्होंने फ़ोन पर। ये लोग मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं तो लगता है कि बिहार इनके लिए बहुत छोटा हो गया। यहीं पे जन्म लिए, यहीं पर सब कुछ हुआ और इसी बिहार के धरती को जहाँ से वो सांसद हैं, जहाँ पर जनता ने उन पर भरोसा जताया है, वहीं के जनता को वो गरिया रहे हैं। उन्हीं तब जाके आप देखिए ना, जैसे कि चर्चा हम लोग कल ही कर रहे थे कि पासी समाज आज भी वहीं ताड़ के पेड़ पर चढ़ के पासी निकालता है। कितना बेटा उनका पढ़ के आज बिहार में IAS IPS या फिर बड़े पदों पर है, इनके दिखाइए। एक रिपोर्ट आया था ना कि कुशवाहा, कुर्मी, यादव यही सबसे ज़्यादा आज सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे हैं। ये कि चलिए संगठन के अंदर आप उनको राय दीजिए। उनको बहुत सारे लोगों को पछता नहीं है कि इतना युवा हो के हमको समझा रहा है। वही इसलिए सम्राट चौधरी के साथ हो गया था। इसलिए आपने अश्विनी चौबे का बयान सुना। इसने अश्विनी चौबे के साथ और भी जितने सारे, भले वो बोले नहीं लेकिन दबे जुबान पे वो कहते थे कि सम्राट चौधरी उतने अच्छे नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव का यह विशेष कार्यक्रम रातों रात है। दोस्तों, रातों रात में हम लोग रातों रात हुई घटनाओं का जिक्र सुबह में करते हैं। रातों रात में मेरे साथ पहली बार रत्नेश हैं। रत्नेश, सबसे पहला प्रश्न होगा कि जेडीयू सांसद ने क्या मोर्चा खोल दिया है? जी बिल्कुल, जदयू सांसद ने मोर्चा खोला है, लेकिन उससे पहले दर्शकों शुभम जी का रातों रात के शो में स्वागत कीजिए। शुभम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी सारे खबरों में तो आप देखते ही होंगे, लेकिन पहली बार हमारे साथ रातों रात के शो में बैठे हैं। शुभम जी फील्ड में लगातार एक्टिव रहते हैं, फील्ड में पकड़ रहती है और इनके ही सोर्स के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों के बीच में ये खबर करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, कल के दिन की शुरुआत बिहार के राजनीति में देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से होती है। देवेश चंद्र ठाकुर पहले भी इस तरीके के बयानबाजी कर चुके हैं। देखिए, पहले से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो काफ़ी संकट में चल रही है। नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अगर भागेंगे तो इतना समझ लीजिए कि सरकार गिर जाएगी। और ये सच्चाई भी है कि जहां नीतीश कुमार हटे, नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में आएगी और फिर शुरू हो जाएगा तोड़ जोड़ की राजनीति। नीतीश कुमार भागेंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी नहीं रुकेंगे, चंद्रबाबू नायडू नहीं रुकेंगे तो उनके साथ बाकी जो घटक दल के नेता हैं एनडीए गठबंधन के, वो भी नहीं रुकेंगे। अब ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान, इस बयान के पीछे का मायने क्या निकाला जाए कि वो कहते हैं कि हमारे साथ लोकसभा 2024 के चुनाव में ना तो जदयू ने सपोर्ट किया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है, ना चिराग पासवान ने सपोर्ट किया है, ना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सपोर्ट किया है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि एनडीए में किसी ने समर्थन किया ही नहीं है। वहीं पे अभिषेक झा बैठे हुए थे जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, जो उनका एमएलसी का सीट खाली हुआ है जिसके बाद वो सांसद बन गए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। अभिषेक झा वहाँ पर कैंडिडेट हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी के लिए। वो वहाँ पर बैठे हुए थे और क्यों कैसे उन्होंने इस बयान को बर्दाश्त कर लिया ये सोचने वाली बात है। क्यों इस तरीके के बयानबाजी देवेश चंद्र ठाकुर कर रहे हैं ये भी सोचने वाली बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंत्रियों ने जो मेहनत किया है वो सभी मेहनत बेकार हो गया। आज माथा पीट रहे होंगे सभी लोग। बताइए, देवेश चंद्र ठाकुर जी इतना मेहनत किए हैं, धूप में, इतना गर्मी में अपना पैजामा कुर्ता सब भिंगा दिया आपके लिए। देखिए, हरी सहनी पहुंचे हुए थे सीतामढ़ी में आपके लिए। कौन नहीं पहुंचा हुआ था? नीरज कुमार बबलू आज जिक्र भी कर रहे थे। नीरज कुमार बबलू कल जिक्र भी कर रहे थे, आप ही ने उनका बयान लिया। जरा बताइए दर्शकों को क्या कहा है उन्होंने। नीरज कुमार बबलू कल जिक्र भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं 2 दिन तक सीतामढ़ी में ठहरा और देवेश चंद्र ठाकुर के लिए मैंने क्षेत्र में जाकर वोट मांगा। और देवेश चंद्र ठाकुर ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने मेरी मदद नहीं की? वो 2 दिन तक खुटा ठोक के वहां पर बैठे रहे और लगातार वह भ्रमण करते रहे, नीतीश कुमार की योजनाओं को बताते रहे, मोदी सरकार की योजनाओं को बताते रहे। पर देवेश चंद्र ठाकुर का यह बयान कहीं ना कहीं उनको पीड़ा पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर मुखाग्र बिंदु से उनका यह बयान निकल भी गया है तो वो उसके लिए माफी मांग नहीं मांगेंगे देवेश चंद्र ठाकुर। ईगोइस्टिक आदमी है थोड़ा सा, कैसे मान लेंगे भाई? विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, सभापति रहे हैं, कैसे मतलब मांग लेंगे? आपने देखा नहीं ऑडियो वायरल हो रहा है उनका? मुस्लिम का काम नहीं करेंगे, यादव का काम नहीं करेंगे, खुद ब्राह्मण का काम नहीं करेंगे और ब्राह्मणों के बड़े नेता बनते फिरते हैं।
बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। अब सोचे वो लोग जिन्होंने वोट किया है वहाँ पर, कह रहे ब्राह्मण है तो चलिए हम वोट दे दिए, बड़ा अच्छा काम करेंगे। बताइए क्या क्या नहीं बोला उन्होंने फ़ोन पर। ये लोग मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं तो लगता है कि बिहार इनके लिए बहुत छोटा हो गया। यहीं पे जन्म लिए, यहीं पर सब कुछ हुआ, और इसी बिहार की धरती को जहाँ से वो सांसद हैं, जहाँ पर जनता ने उन पर भरोसा जताया है, वहीं के जनता को वो गरिया रहे हैं, उन्हीं का वोट लेके उनको गाली दे रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक सांसद को इस तरीके के भाषा का प्रयोग करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। और वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या कहा था कि हम आएंगे हमारे द्वार पर तो चाय पानी पिलाएंगे और भेज देंगे, आप लोगों ने वोट नहीं किया है। यादव के लिए क्या कहा है उन्होंने कि हम काम ही नहीं करेंगे, यादव वोट नहीं किया है हमारे साथ में। तो बताइए इस तरीके के बयानबाजी पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, नीतीश कुमार को पीड़ा पहुंचाएगा। मतलब नीतीश भले ही नहीं छोड़ना चाहते हैं एनडीए गठबंधन, कि उनके सांसद किसी भी तरीके से खींच के चलिए नीतीश जी भागे यहाँ से, खींच के एकदम लाएंगे कि नहीं, उन्होंने ठान लिया है कि नीतीश को गठबंधन में रहने नहीं देना है। इस तरीके की बयानबाजी करके देवेश चंद्र ठाकुर पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस इस देवेश चंद्र ठाकुर जी के बयान को इस तरीके से लोग लेंगे। उन्होंने कह दिया कि माफ़ी मांगे नहीं मांगे तो भी क्या मतलब है, छोड़ी जाने दीजिए उन्होंने। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि जदयू की तरफ से उनको टिकट दिया जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक करियर में वो आगे जा पाएंगे आने वाले वक्त में। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ये बयान बिल्कुल गलत है। बिहारियों को इस तरीके से गाली देना भी बिल्कुल गलत है। जिस बिहार की धरती ने क्या क्या नहीं किया है, जिस बिहार की धरती से नीतीश कुमार 17 से 18 साल तक लगातार मुख्यमंत्री हैं, इतना फिक्स है कि नीतीश के वजह से ही देवेश चंद्र ठाकुर आज सांसद बने। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट जहाँ पे हम लोग गए थे उनके टिकट को लेकर के, तो जनता बड़ी नाराज़ थी, क्योंकि वहाँ पर पिछड़ा अति पिछड़ा की वो सीट है और वहाँ पर किसी वैसे व्यक्ति को देना चाहिए था। इतना तय मानिए कि देवेश चंद्र ठाकुर अपने व्यक्तित्व से नहीं बल्कि नीतीश कुमार की वजह से वहाँ पर सांसद बने हैं। जदयू ने जितना मेहनत किया है उतना ही मेहनत बीजेपी ने किया है, उतना ही मेहनत बाकी के जो घटक दल हैं उन्होंने किया है। अब इस बयान से क्या साबित करना चाहते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके आदमी आके कमेंट करके बताएंगे अपना। सर रत्नेश, जेडीयू मिठाइयाँ बांट रहा है, कह रहा है कि नीतीश कुमार की लॉटरी लग गई है। अगर क्या लॉटरी लग गई है ऐसे? देखिए नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को रोक के रखना है, और अगर डायरेक्ट रूप से नीतीश के जो मांग है उसे पूरा नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट वजह से जरूर करेंगे। नीतीश कुमार का 65% का आरक्षण का जो दायरा था बिहार में बढ़ाने का, उसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिस वजह से नीतीश कुमार को लगा कि अरे बहुत बड़ा झटका लग गया। नीतीश बिहार में वो लागू करवा देंगे, वो चाहते थे कि केंद्र की नौकरियों में भी ये 65% का आरक्षण लगे, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन देखिए कल क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए। अब इससे क्या फायदा होगा कोटा के अंदर कोटा होने से, कि जो जातियां जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। 5000 जातियां ओबीसी के अंदर आती हैं, SC ST की जो जातियां हैं लगभग 5000 के करीब हैं, और 5000 में 900 के करीब कुछ जातियों को ही आरक्षण का जो फायदा है वो मिलता है। बाकी जातियों को तो पता ही नहीं है कि मुझे आरक्षण भी मिला है, उनके बारे में वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं। जो क्रीमी लेयर, जो रोहिणी आयोग का रिपोर्ट है उसमें क्रीमी लेयर है, उसमें कुछ 7 से 8 ऐसी जातियां हैं जो मतलब वो जातीय क्रीमी लेयर है जो सबका हक मार के छीन के बैठी हुई हैं। वो कहीं ना कहीं काफ़ी इससे मतलब फ़ायदा होगा कि बाकी जो जातियां हैं उन जातियों को कैटेगराइज किया जाएगा, उनको एक कैटेगरी में बांध दिया जाएगा और फिर उनको एक आरक्षण का दायरा दिया जाएगा, आरक्षण की सीमाएं उनके लिए लागू हो जाएंगी। तब जाके आप देखिए ना, जैसे कि चर्चा हम लोग कल ही कर रहे थे कि पासी समाज आज भी वहीं ताड़ के पेड़ पर चढ़ के पासी निकालता है। कितना बेटा उनका पढ़ के आज बिहार में IAS IPS या फिर बड़े पदों पर है, इनके दिखाइए। एक रिपोर्ट आया था ना कि कुशवाहा, कुर्मी, यादव यही सबसे ज़्यादा आज सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या है। किस विभाग में कितने यादव हैं, किस विभाग में कितने कुशवाहा, ये सारा का रिपोर्ट आया था। तो बताइए क्या होगा, कौन से पासी जमात के इस समाज के या फिर कौन से जो पान हैं, पान समाज के दांगी, तेली, तमोली, ये सब लोग कितने जातियों के लोगों को यहाँ पर नौकरी मिला है। ये क्रीमी लेयर की बात यहाँ पर आती है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा होगा। नीतीश कुमार के पास सारा डॉक्यूमेंट है, चौकीदार वफादार का भी मुद्दा उठता है। देखिए
तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास इसके लिए क्या करना होगा, कैटेगरी बांटने के लिए जातिगत जनगणना कराना होगा। जातिगत जनगणना में क्या कितनी जातियां हैं, कौन कौन सी जातियां हैं क्रीमी लेयर में, वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। ये सब कुछ तो नीतीश कुमार के पास है, डॉक्यूमेंट तो उन्होंने रखा हुआ है। तो इसमें एक बड़ी जीत हो गई है, लाकर डॉक्यूमेंट रखेंगे और कहेंगे कि चलिए अब आरक्षण का दायरा भी बढ़ाइए और अब जा करके जो जातियां जिनको फायदा नहीं मिल पा रहा था उनको फायदा मिलना भी शुरू हो जाएगा। इससे क्या है, क्रीमी लेयर में आने वाली जातियों को बड़ा झटका लग गया है, जो बाकी अपने नीचे की जितनी सारी जातियां, नीचे नहीं कह सकते, अपने मतलब एक कैटेगरी में जितनी सारी जातियां आ रही हैं जिनका हक वो मार रहे थे, उनको बड़ा झटका इस वक्त लगता हुआ दिख रहा है। इसमें नीतीश कुमार की एक बड़ी जीत बिहार में होती हुई दिख रही है। शुभम जी, दिलीप जायसवाल एक्शन मूड में दिख रहे हैं जब से प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी संभाले हैं जी, और काफी लोगों को हड़काया भी है। बिल्कुल हड़काया है, जरूरी भी था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई गुटबाजियां हो रही थी और इस गुटबाजी से बहुत सारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता थे, वो काफी परेशान थे। 2024 में शायद ये वजह रही कि उनको नाराज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महंगा पड़ गया। और कहां 17 सीट जीत के आने वाली 2019 में भारतीय जनता पार्टी 12 सीट पर आकर अटक गई। कार्यकर्ता नाराज हुए, कार्यकर्ताओं की बातें नहीं मानी गई, कार्यकर्ताओं को जो मांगा, मान के चलिए जो मेहनत वो कर रहे थे उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो मांगते थे तो उनको दरकिनार कर दिया जाता था। बैठक मीटिंग में अगर वो अपनी बातें रखना चाहते थे वो भी नहीं रखा गया। तो दिलीप जायसवाल ने आए हैं, इससे क्या फायदा है भारतीय जनता पार्टी को, एक वैश्य समाज, ईबीसी समाज का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आएगा। इससे ओबीसी की जातियां, इससे ओबीसी के अंदर आने वाली तमाम जातियों का एक वोट बैंक जुड़ेगा इनके साथ में। तो दिलीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया इसलिए है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिलीप जायसवाल की बात को काट दे, काफी सीनियर व्यक्ति हैं वो, तो इस वजह से उनको बैठाया गया है। इसके पहले क्या था कि युवा थे, युवा की बात करना, मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति को अगर बैठा दिया जाए, कोई युवा व्यक्ति है उनको ही बैठा दीजिए आप, और बाकी लोगों को आप कहिए कि हाँ चलिए संगठन के अंदर आप उनको राय दीजिए, उनको बहुत सारे लोगों को पचता नहीं है कि इतना युवा हो के हमको समझाने चला रहा है। वही इसलिए सम्राट चौधरी के साथ हो गया था। इसलिए आपने अश्विनी चौबे का बयान सुना, इसने अश्विनी चौबे के साथ और भी जितने सारे, भले वो बोले नहीं लेकिन दबे जुबान पे वो कहते थे कि सम्राट चौधरी उतने अच्छे नहीं है। अब क्या है, सबको जोड़ के रखना है भारतीय जनता पार्टी को, तो सबको जोड़ के रखने के लिए क्या करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाएगा जो सबके लिए है, बुजुर्ग के लिए भी सही है, युवा के लिए भी सही है। तो ये दिलीप जायसवाल ने, आपने देखा होगा किस तरीके से जो सहयोग कार्यक्रम था जो बंद पड़ा था लोकसभा चुनाव की वजह से, उन्होंने सबको टास्क दे दिया है। सहयोग कार्यक्रम में सबको सहयोग करना है, मदद पहुंचाना भी है, सभी मंत्रियों को लगा दिया है कि आप भी जाइए। इसमें सम्राट चौधरी खुद हैं, उनको भी बैठना है। इसके अलावा जो लोकसभा में मामला चल रहा है राहुल गांधी की जाति को लेकर के, उस पर भी राहुल गांधी को उन्होंने हड़काया है। यानी कि अब किसी भी तरीके से वो हर मुद्दों पर अपनी बातें रखेंगे, पक्ष रखेंगे, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक संगठन में बहुत बड़ा बदलाव करके 2025 के लिए वो तैयार हो रहे हैं। और मुझे लगता है 25 में भारतीय जनता पार्टी संभावित एक अच्छे मार्जिन के साथ बिहार में उभरेगी और ज़्यादा सीटें नीतीश कुमार के पैरेलल में ला सकती हैं। इसलिए दिलीप जायसवाल को बैठाया गया है। बड़ा कटाक्ष कर दिया है राहुल गांधी पर, बिल्कुल नेता मानते ही नहीं है। हाँ, उनको तो नेता मानते ही नहीं है। जाति उनकी क्या है बताइए ना, जाति क्या है? जाति को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा था, नेता तक उन्होंने नहीं माना, जबकि सदन के अंदर वो विपक्ष के नेता भी हैं। राहुल गांधी एक तरीके से जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जाति को लेकर के खूब अंदर सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। ये मामला कहीं ना कहीं सदन के अंदर गंभीर है और ये दिखाता है कि देश की पॉलिटिक्स पे भी दिलीप जायसवाल का बहुत अच्छा पकड़ है, और राहुल गांधी हो कोई भी हो उस पर वो कटाक्ष कर सकते हैं संगठन में बदलाव के साथ साथ। सीएम नीतीश कुमार ने किस चीज़ की तैयारी शुरू कर दी है? तैयारी 2025 की शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव जो लगातार उनको डांटते हैं, ट्विटर पे आके डांटना शब्द मतलब बहुत गलत हो जाएगा, बार बार उनको मतलब हड़काते हैं कि अरे चाचा आप जॉब नहीं दे रहे हैं, देखिए हमने 17 महीनों में इतना लाख नौकरी दे दिया बिहार के युवाओं को। नीतीश कुमार उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। 4 लाख नौकरियां नीतीश कुमार देने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहली जो हमें जानकारी मिली है कि जो बिहार पुलिस है उसमें 20,000 सिपाही की भर्ती होने जा रही है। एसआई के 2,000 पद हैं और डीआईजी के जल्द से जल्द प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। डिटेल्स थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। बिहार में जल्द 20,000 से अधिक सिपाही की पदों की बढ़ती होगी।
जो कार्मिक विभाग के डीआईजी हैं रंजीत कुमार मिश्रा, उन्होंने इसका बाकायदा वीडियो जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 20,000 सिपाही और 2,000 सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती होगी। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 पदों पर आज से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई, माने कल से ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया अभ्यर्थियों के संबंधित जिलों में डीआईजी के दफ्तर में होगा। रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया है कि जरूरी दस्तावेज के साथ अभ्यर्थियों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी समक्ष उपस्थित कर योगदान देना होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण, परीक्षा उत्तीर्ण सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति, जाति प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थी विवाहित हैं अविवाहित हैं का जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होना मान्य होगा। क्रीमी लेयर रहित एनसीएल प्रमाण पत्र, यह भी प्रमाण पत्र पिता के आधार पर ही मान्य होगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने के संबंधित प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी यदि लागू हो तो संबंधित मूल प्रमाण पत्र होंगे। 1 से 10 तक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से प्रक्रियाएं भर्ती की शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी जीत है नीतीश कुमार के लिए। बिहार में जो रोजगार की संभावनाएं कही जा रही थी, रोजगार की बातें कही जा रही थी, चर्चाएं की जा रही थी, उन रोजगार पर नीतीश कुमार अब धीरे धीरे एक एक करके मुहर लगा रहे हैं। और तेजस्वी यादव को जवाब देना है कि देखो तुम कितना 4 लाख दियो ना, लगभग 10 लाख नौकरी बिहार में बाकी है शुभम जी, हर विभाग में। एक बजाते एक दैनिक भास्कर में पूरा निकाला था डिटेल्स किस विभाग में कितना भर्ती बाकी है। तो अब तेजस्वी यादव को भी मुंह पर चुप्पी लगानी होगी नीतीश कुमार की भाषा में। चलिए, तो रातों रात में तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। वो देवेश चंद्र ठाकुर का बयान, जिस प्रकार जदयू सांसद ने किस प्रकार मोर्चा खोल दिया, नीतीश कुमार की किस तरह लॉटरी लग गई, साथ ही साथ दिलीप जायसवाल ने सभी कैसे किसको हड़काया है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर नीतीश कुमार के 2025 की तैयारी हो, तमाम तरह के मुद्दों पर हमने रत्न से चर्चा की। ऐसे देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167